नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हाजिर हैं हम नया सवेरा लेकर। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही बात करेंगे साहित्य की, आपकी सेहत की और संघर्ष से निकलती कुछ अच्छी कहानियों की भी। और इस पूरे सफर में मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी शहला निगार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको कई बड़ी खबरों पर विस्तार से हम नजर डालेंगे। आपको बताएंगे किस तरह से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर उनकी क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं, वो महिलाओं को एक तोहफा देने जा रही हैं। तो कई बड़ी खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे, बात करेंगे नवमी की भी, नवमी की क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन एवं शिलान्यास। 3 दिन के दौरे पर कल रात जम्मू पहुंचे गृह मंत्री, प्रदेश में सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का करेंगी शुभारंभ। शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं की रखेंगी आधारशिला। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में पहली बार जापान पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। जापान के प्रधानमंत्री ने उत्तर कोरिया की कार्रवाई को बताया बर्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महसा अमीनी की मौत के विरोध को हिंसक रूप से दबाने पर ईरान को और खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने विरोध को दंगा करार देते हुए अमेरिका और इजराइल पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का लगाया आरोप। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच इंदौर में आज। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। देश भर में महानवमी पर्व की धूम, मंदिरों में सुबह से लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की जाती है विशेष पूजा अर्चना। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर दौरे की। अमित शाह सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अमित शाह आज सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन और पूजा करेंगे। राजौरी में होने वाली विशाल रैली को वे संबोधित करेंगे। इसके बाद जम्मू के कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही जनहित की विभिन्न घोषणाएं कर सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू में राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल थे। डोगरा समाज के प्रतिनिधियों ने भेंट कर महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। और राजौरी से हमारे संवाददाता कुमार आलोक और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण तो ये दौरा है ही कई मायनों से, किस तरह से वहाँ पर तैयारियां हैं और किस तरह की लोगों की, वहाँ के जो लोग हैं उनकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं इस दौरे से? देखिए, यहाँ पे अगर राजौरी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो रैली होने वाली है
उस पब्लिक रैली को लेकर के यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। और खासकर पहाड़ी जो जातियां हैं, जो पहाड़ी जो जाति है, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो केंद्र सरकार की योजना है, या ये घोषणा अमित शाह गृह मंत्री जो है वो कर सकते हैं। और उसको लेकर के काफी खासा उत्साह है पहाड़ी जातियों में। और आप ये कहें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने पूरा लोगों का आह्वान किया है कि अमित शाह की रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हों। और उसके लिए वो जबरदस्त उन्होंने तैयारी की है यहाँ पर, क्योंकि उनको ये लगता है कि आज जब अमित शाह जब राजौरी में लोगों को संबोधित करेंगे, जो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, तो उसमें पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा कर सकते हैं। तो इसको लेकर अगर आप परिसीमन की बात करें, जो परिसीमन हुआ है, उस परिसीमन में जो 10 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, 9 सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो इसको लेकर के भी खासा उत्साह है लोगों में। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जो बड़े नेता हैं वो बच रहे हैं कि जो उनके नेताओं ने जो अमित शाह की रैली में शामिल होने के लिए लोगों का आह्वान किया है, उससे जब उनसे पूछा गया कि आपके नेता आह्वान कर रहे हैं रैली में लोगों को शामिल होने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम राजौरी में लोगों का उत्साह देखेंगे तो एक तरह से अभी 11 बजे रैली होने वाली है यहाँ पर। सबसे पहले वैष्णो देवी मंदिर में वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री, और उसके बाद जो रैली यहाँ होने वाली है, यहाँ लोगों में खासा उत्साह आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ होने की, यहाँ पर भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो एक तरह से अपने आप में एक बहुत जबरदस्त, खासकर अगर कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता है, हर जगह अगर आप देखें कि हर चौराहे पर, हर कोने पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर से पूरा शहर फटा पड़ा है। तो अब देखना होगा कि इस रैली में जब शामिल होने के लिए लोग आएंगे, तो उनसे जब हम प्रतिक्रियाएं जब हम लेंगे, जब उनसे हम बात करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि इस रैली का बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है। इसके बाद राजौरी के बाद अगर हम कल की बात करें, तो कल बारामूला में जो श्रीनगर से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अमित शाह की पब्लिक मीटिंग है। इसके अलावा अमित शाह सुरक्षा जो सुरक्षा के जो हालात है, कश्मीर की जो स्थिति है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, इसमें कि राज्यपाल के गवर्नर जो जनरल है मनोज सिन्हा है, उसके अलावा जितेंद्र सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके साथ हाई लेवल की मीटिंग होगी। तो ये अपने आप में कश्मीर, हालांकि परिसीमन के बाद जो हालात हैं यहाँ पर, अगले साल हो सकता है यहाँ पर चुनाव हो सकता है, आम चुनाव हो सकता है, तो उसको लेकर के अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये दौरा अमित शाह का गृह मंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है कुमार आलोक। हम जानते हैं कि पहाड़ी समुदाय काफी लंबे अरसे से एसटी स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहा था। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कई जातियों को एसटी स्टेटस दिया, लेकिन पहाड़ी समुदाय एक बड़ा समुदाय है, इसको इस स्टेटस से वंचित रखा और लंबे समय से इनकी ये मांग थी। ऐसे में जब अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद दूसरी बार अमित शाह वहां जा रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी स्टेटस की वो घोषणा कर सकते हैं। इससे एक बड़ा तबका कह सकते हैं बीजेपी के पाले में आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब पार्टी और जाति और संप्रदाय छोड़कर के काफी बहुत सारे नेताओं ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे पीडीपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हों, तो उन्होंने साफ कहा है कि जाति धर्म की लाइन को छोड़कर के आप लोग शामिल होइए, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और उसको लेकर के उन्होंने रैली में लोगों को भारी संख्या में आने का आह्वान किया है। तो इसको लेकर के सारे राजनीतिक दलों में हलचल है कि ये जो अगर आज घोषणा करते, हालांकि ये प्रत्याशा की जा रही है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री अगर घोषणा ये करते हैं पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, कश्मीर के इतिहास में बहुत बड़ा, अगर कहे कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा फैसला होगा, एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी को लेकर के पूरी पहाड़ी जो जाति है यहाँ पर मुखर होकर सामने आई है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो।
बिल्कुल कुमार आलोक, राजनीति से अलग भी अगर देखें तो जो लोगों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इसलिए भी बुलंद हैं। जिस तरह से 370 के बाद जो वर्षों से दशकों से जिसे कहा जाए कि वंचित तबके थे, उन्हें वो अधिकार मिले जिनकी वो मांग कर रहे थे, तो अब जो है आशाएं इस वजह से भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ जो है, ट्राइबल कम्युनिटी में भी खासा उत्साह है, क्योंकि जो सीटें आरक्षित की गई हैं परिसीमन के बाद, तो उनके अंदर भी खासा उत्साह है। और दूसरा चीज, जो मनोज सिन्हा का जो कार्यकाल रहा है एक गवर्नर के रूप में, यहाँ पर यूटी की बात करें, कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, हम जम्मू की अगर हम बात करें, तो एक तरह से जो विकास का माहौल यहाँ पर हुआ है, खासकर धारा 370 हटने के बाद, तो विकास का जो माहौल बना है और शांति का जो माहौल बना है, तो अपने आप में अद्वितीय है। तो इसको लेकर के भी यहाँ की जनता जो है, जो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही थी सदियों से, यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम में खास करके जो उपेक्षित थे कितने दिनों से, आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे पीडीपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, तो वो जो उपेक्षित तबका था उनको भी विकास की उनको आहट मिली है। और दूसरी जो पंचायत चुनाव जो हुए थे, जो सफलतापूर्वक सरकार ने यहाँ पर पंचायत चुनाव करवाया और उसमें लोग मुख्य धारा से जुड़े, तो एक तरह से कहा जाए कि कश्मीर के जो हालात थे, कश्मीर के बारे में जो मान्यताएं थी, उस मान्यताओं को बदला गया है। और विकास की जो सीढ़ी है या विकास का जो सोपान है, उसको आम जनता तक यानी उपेक्षित वर्ग के पहुंचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने प्रयास किया है। और यही कारण है कि जब चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव होगा अगले साल ऐसी प्रत्याशा की जा रही है कि अगले साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो तबका है, जो चाहे वो वंचित रहा हो, चाहे उपेक्षित रहा हो, तो उसके अंदर जो एक आशा है, उसके अंदर जो एक विश्वास है, उस विश्वास को वोट पे तब्दील करने की कोशिश करेगी यहाँ की आम जनता। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दूसरे दिन, आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन, आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी। अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में वो शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले कल शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात के योगदान की प्रशंसा है और ये भी कहा कि राज्य के लोग अपने कठिन परिश्रम, समर्पण और समाज सेवा को लेकर दुनिया भर में जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात भारत की सांस्कृतिक एकता का दर्पण था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। गुजरात प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़े धोलावीरा जैसे स्थल गुजरात में ही है। जूनागढ़ में सम्राट अशोक के शिलालेख, मोढेरा में सूर्य मंदिर तथा सूरत और मांडवी में जैसे व्यापार केंद्र गुजरात की समृद्ध संस्कृति के प्राचीन उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना सड़क अंबाला
चंडीगढ़, पंचकूला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा हिमाचल के कुल्लू में मनाएंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री कुल्लू में दशहरा मनाएंगे। अपने हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री राज्य को सौगातों का गुलदस्ता भी भेंट करेंगे, जिसमें बिलासपुर का एम्स भी शामिल है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंडी में एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। हिमाचल के कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है और ये पहली बार है जब कोई भी प्रधानमंत्री दशहरे के मौके पर कुल्लू पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को कुल्लू में मौजूद होंगे और हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, ये आपके लिए कितनी गौरव की बात है और किस तरह की तैयारियां हैं? स्वाभाविक रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कुल्लू के दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा मेला मनाया जाता है, उसमें बतौर प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में आकर के रघुनाथ जी की यात्रा को देखना और उसमें भाग लेना, ये हमारे लिए एक अलग तरह का अनुभव उस दृष्टि से है हिमाचल वासियों के लिए। और सभी लोग उत्साहित हैं और उत्साहित होने के साथ साथ में बहुत ज़ोरदार ढंग से हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इस मौके पर सौगातें भी प्रधानमंत्री हिमाचल को देने वाले हैं। 3,650 करोड़ की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। एम्स की सौगात देने वाले हैं बिलासपुर को। तो ये आपके लिए कितना ऐतिहासिक मौका होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक स्नेह का एक रिश्ता है और बिना मांगे हिमाचल प्रदेश को एक नहीं अनेकों योजनाएं मिली। और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलना और उसका इनॉग्रेशन के लिए आना, और इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन भी किया था और वो भवन बन करके तैयार हुआ और तैयार होने के बाद उनको डेडिकेट कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे बिलासपुर में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उसका इनॉग्रेशन वहाँ पर होने वाला है। और उसके साथ साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो भी उसका भी शिलान्यास हो रहा है उस दिन। और साथ में 4 लेन जो हमारा बद्दी का इलाका है, बद्दी में जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी एक शुरुआत हो रही है 4 लेन की। तो ये सारे 4 प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश को हम उस दिन जो है वो मिलकर के हिमाचल के विकास को, हिमाचल की प्रगति को बहुत गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक आखिरी सवाल, अक्टूबर 2017 में जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था एम्स का और अब वो बनने जा रहा है। इसमें 100 डॉक्टर्स के लिए भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो वो हिमाचल की मेडिकल फैसिलिटी को और कितना मजबूत करेगा? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आने के पश्चात जो है डॉक्टर्स की 100 पोस्टें में और एडिशन होगी, जो हिमाचल के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होगी इस इंस्टीट्यूट में। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में 6 मेडिकल कॉलेज और भी, छोटा प्रदेश लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा देने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है। और 6 मेडिकल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो जिसमें से 3 मेडिकल कॉलेज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ खास रिश्ता रहा है और इसी नाते छोटा प्रदेश ये ज़रूर है, लेकिन इसके पास सौगातें और सुविधाएं दोनों हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, मंडी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स ने टीवी चैनलों पर अपने विज्ञापन दिखाने के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट OTT
प्लेटफॉर्म के नाम जारी की गई एडवाइजरी में ये बात कही है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी देश के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधित है और ये उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करता है। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स की प्रचार सामग्री और विज्ञापन अभी भी कुछ समाचार वेबसाइटों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे रहे हैं। और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन और प्रसार भारती संयुक्त रूप से इस साल नई दिल्ली में 2022 ग्लोबल न्यूज फोरम का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय संकट के समय सत्य और विश्वास है। इसमें संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, कोविड-19 और आर्थिक संकट शामिल रहेंगे। वहीं फोरम में भारत और विदेशों के सम्मानित अतिथि भी शामिल होंगे। ग्लोबल न्यूज फोरम में संकट में संचार, तैयारी, संकट से सबक आदि पर प्रस्तुतियां और चर्चाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर जेल विभाग के DG हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी गई है। जम्मू के उदयवाला इलाके में हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हत्यारों ने उनके सिर पर किसी हथियार से हमला किया है। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि DG हेमंत लोहिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। उनका घरेलू सहायक फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। मामले की जांच की जा रही है। और अब अगली खबर, आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन में मतदाता जंक्शन साप्ताहिक श्रृंखला का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मतदाता जंक्शन है क्या? दरअसल मतदाता जंक्शन एक साप्ताहिक श्रृंखला है जो आकाशवाणी पर हर एक शुक्रवार को प्रसारित की जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग मतदाताओं से सीधा संवाद करेगा और मतदान के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। पहले एपिसोड में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी की आवाज सुनी जा सकेगी। किससे मिलवाने वाली थी तुम मुझे? चुनावी चाचा आइए मिलिए भारत से, और भारत चुनावी चाचा, और चाचा की जंक्शन का नाम जहन में आते ही रेलवे स्टेशन की छवि उभरकर सामने आती है, जहां कई दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियों का समागम होता है। ठीक उसी तरह मतदाता जंक्शन चुनाव आयोग और आम लोगों के बीच नई संभावनाओं का पता लगाएगा, जिसमें आकाशवाणी दिल्ली की सबसे बड़ी भूमिका होगी। दरअसल आकाशवाणी दिल्ली मतदाता जंक्शन नाम से 52 एपिसोड की एक साप्ताहिक श्रृंखला शुरू करने जा रही है। एक भव्य समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस श्रृंखला का शुभारंभ किया। ये जो 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी, और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और है तो आप आगे बोलिए। This program is ultimately not going to be limited in 23 languages. I am sure and that in other dialects, the excerpts of this program and the theme, concept and the main points of this program should go in all dialects throughout the country. फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब भारत निर्वाचन आयोग के आइकॉन होंगे। कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि मतदान करना नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मतदान सम्मान का एहसास भी कराता है। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और अच्छा है, जिम्मेदारी है। तो हर संभव प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊं। 7 अक्टूबर को 7:25 पर आकाशवाणी पर मतदाता जंक्शन श्रृंखला के पहले अंक का ब्रॉडकास्ट शुरू होगा।
जिसे श्रोता आकाशवाणी के विविध भारती, रेनबो समेत अनेक प्रतिष्ठित चैनलों पर सुन सकेंगे। मतदाता जंक्शन का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 से 9 बजे के बीच 23 भाषाओं में किया जाएगा। मतदाता जंक्शन के माध्यम से चुनाव आयोग देश की जनता के साथ सीधा संवाद भी करेगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग और आकाशवाणी की इस जुगलबंदी से मतदाताओं में जागरूकता लाने में कामयाबी हाथ लगेगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात भारतीय रेल की। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नज़र में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। ये समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल हुई आईआईटी जेईई परीक्षा में कथित हेरफेर के मामले में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कथित छेड़छाड़ के लिए विदेशी नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिस पर मुख्य हैकर होने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि जब रूसी नागरिक मिखाइल शर्गिन विदेश से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो केंद्रीय एजेंसियों ने सीबीआई को सतर्क किया। शार्गिन को अलमाटी, कजाकिस्तान से आने के बाद दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो ने हिरासत में लिया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ विदेशी नागरिक जेईई मुख्य समेत कई ऑनलाइन परीक्षाओं से छेड़छाड़ करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत में शामिल थे। इस मामले की जांच में पता चला कि रूसी नागरिक एक बड़ा हैकर है। ये विदेशी नागरिक इस परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी भी है। इससे पहले इस घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप यूजीसी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार का ऐलान किया है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब छात्र एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकेंगे। छात्र दोनों कोर्स फिजिकल मोड में या फिजिकल और ऑनलाइन मोड में एक साथ कर सकते हैं। यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को इसी सत्र से इस स्कीम को लागू करने को कहा है, ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। इस विषय पर यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब छात्र एक ही समय में फिजिकल मोड में 2 अलग अलग कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें, ताकि छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डबल डिग्री की जो शुरुआत की गई है कि छात्र साइमल्टेनियसली फिजिकल मोड में भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं, तो क्या सोच है इसके पीछे, क्या पर्पस? 2 डिग्री करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। दोनों कोर्सेज फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग? करेक्ट, फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा डीयू में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, जेएनयू से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं।
नहीं तो आप JNU में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ये 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें तो। सर, एक और UGC ने डिसीजन लिया है कि जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो भी अब कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे, प्रोफेसर बन सकेंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम इसको नाम दिया गया है। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? अलग अलग डिसिप्लिन में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको PhD नहीं होगा, प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी नहीं होगा, लेकिन हम इनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसा हम अपॉइंटमेंट करें तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का नॉलेज बढ़ जाएगा और इनको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं और सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं और इसके बारे में हम कैसा टुगेदर एज ए टीम काम करके सॉल्यूशंस पैदा करेंगे। तो ये नया आइडियाज़ स्टूडेंट्स को मन में आएगा, इसीलिए हम ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन को इंट्रोड्यूस किया। जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन में आना चाहते हैं, they should have demonstrated their expertise in a given profession. UGC की तरफ से ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो डबल डिग्री की बात हो, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये तमाम जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका फ़ायदा आने वाले समय में देश के लाखों छात्रों को मिलेगा। कैमरा पर्सन बंसीलाल के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और तेलंगाना के हैदराबाद में आतंकी साजिश रच रहे लश्कर के 3 संदिग्धों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन 3 संदिग्धों अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक को हैदराबाद के मलकपेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें कल अदालत में पेश किया गया था और इन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन आतंकियों के पास से 4 हथगोले, 1 मोटर बाइक और करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की है। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पेश होने का समन भेजा है। इन नेताओं में अंजन कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और कली अनिल शामिल हैं। ईडी ने आज दिल्ली में इन नेताओं को पेश होने के लिए कहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब राहुल और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी, जिसका विवरण देने के लिए ईडी ने इन नेताओं को समन किया है। कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए इससे पहले ईडी ने रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार को भी तलब किया था। ईडी ने उन्हें 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। और बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9 अवतारों की। जी हां, इसमें अंतिम मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है 9वें दिन, और उसी के चलते नवमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को मिली। शहर में हर तरफ रौनक ही रौनक है। वहीं एक ओर जहां सारा शहर मां की भक्ति में सराबोर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रामेश्वरम में नवरात्रि उत्सव के दौरान बोम्मई, गोलू, गुड़िया की कई किस्मों से घरों को सजाया गया है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं झंडेवालान मंदिर से। उर्मिलेश, हर कोई मां की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस मौके पर बच्चियों को खाना भी खिलाया जाता है, तो काफी भक्तिमय माहौल है और शक्ति की पूजा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सुबह से देख रहे हैं कि लगभग 4 बजे से यहाँ पर जो है तमाम जो भक्तगण हैं
उनका जो है यहाँ पर तांता लगा हुआ है, वो माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लगातार। और ये कह सकते हैं कि जैसे सिद्धिदात्री आज 90 दिन जो स्वरूप है माँ का, क्योंकि पहले दिन से 90 दिन तक तमाम अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो आज जो है 90 दिन जो सिद्धिदात्री की पूजा यहाँ पर, अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जैसे मेरे कैमरामैन एक अगर आपको बता सके कि यहाँ पर जो झंडे वाले जो मंदिर है जहाँ पर हम खड़े हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है। अलग अलग दिल्ली के जो अलग अलग कोने हैं वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। दूसरी बात एक कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो कोविड के जो पीरियड रहा है उस पीरियड में जो है इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं थी, तमाम जो है प्रतिबंध लोगों के पास थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी और उसके अलावा जो है जो प्रसाद था और चीज़ें थी उसको भी जो फिजिकली नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस बार तमाम जो है बैरिक कह सकते हैं प्रतिबंध जो है हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन यहाँ पर जो है भक्तगणों की लगी हुई है। एक बात और है, क्योंकि झंडे वाले जो मंदिर है यहाँ पर जो है नवरात्रों में की बात करें तो हजारों लोग यहाँ पर जो है सुबह से शाम तक दर्शन करने आ रहे हैं। लिहाजा अगर कहा जाए तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर जो है चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के अलावा भी कई सेवादार ऐसे हैं जो स्वैच्छिक रूप से यहाँ पर जो है सेवा दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है जो CCTV कैमरे हैं उनको भी लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें जो है यहाँ पर न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। जी उर्मिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी से हमारे संवाददाता विकास सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से भक्तिभाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल महानवमी है, आज माँ का 9वें रूप की पूजा होती है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ हो रही है। चूँकि आज महानवमी है तो खास तौर से जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो आज हवन पूजन भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है, घरों में मंदिरों में लगातार पूजा अर्चन किया जा रहा है। विशेष व्यवस्था है। माँ सिद्धिदात्री की अगर बात उनकी महिमा की करते हैं तो धन यश बल की देवी हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का जिसे आशीर्वाद मिल जाता है, जो वो मन चाहता है वो फल पाता है। तो बिल्कुल आज जो दिन है खास तौर से ये दर्शाता है हमारे देश की संस्कृति, सनातन परंपरा को, किस तरीके से हमारे यहाँ नारी पूजनीय थी आदि अनंत काल से, और आज उसकी पूजा हो रही है। नारी ही समाज को शक्ति देती है और यही दर्शाता है हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा। खासतौर से माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग मंदिरों में उमड़ रहे हैं, तो अपने घरों में भी पूजा अर्चन कर रहे हैं 9 दिनों के नवरात्र रहने के बाद। तो आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। दिन भर पूजन अर्चन जारी रहेगा और माँ भक्तों की पूजा करने के बाद उनको अवश्य फल देती हैं। माँ सिद्धिदात्री हैं ये, जो उनका मन से भी ध्यान लगाता है, मनोयोग करता है, उसके भी सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जी, ये भी कहते हैं विकास की माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का रूप भी माना जाता है, मोक्ष की देवी हैं वो, सिद्धि की देवी हैं। तो ऐसे में भक्तों की हर मनोकामना को वो पूरी करती हैं। वाराणसी खुद जो है गढ़ है रमा, आस्था का गढ़ है। ऐसे में वहाँ पर रंगत, वहाँ की छटा अलग ही और निराली कही जा सकती है। जी, पूरी वाराणसी में जगह जगह माँ का पूजन हो रहा है। जगह जगह वैसे तो पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन बनारस की एक खास बात है, काशी की एक खास बात है कि काशी में माँ के 9 स्वरूपों के अलग अलग यहाँ पर मंदिर स्थापित हैं। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये माँ सिद्धिदात्री का मंदिर है। अंतिम देवी यहाँ पर लोग आके पूजन अर्चन कर रहे हैं। गली के अंदर यहाँ पर वाराणसियों में छोटी छोटी गलियों के अंदर मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम बाहर खासतौर से यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गली के अंदर, यहाँ पर व्यवस्थाएं व्यापक की गई हैं क्योंकि यहाँ एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो पाए। लगातार लोग भोर से ही यहाँ पर आ रहे हैं। और जो काशी की महिमा की बात है, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, माँ सिद्धिदात्री की नगरी है, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा या मोक्ष दाहिनी की नगरी है। तो खास तौर से जो मोक्ष प्राप्त होता है काशी में, तो माँ के पूजन अर्चन से सारे आपके जो है करें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और खास तौर से आप जो चाहते हैं आपको मनचाहा फल मिलता है। धन यश बल वैभव सब कुछ माँ की पूजा से मिलता है यहाँ पर। और माँ की ऐसा स्वरूप निराला है, सुंदर स्वरूप निराला है, उसके देवी के दर्शन करने के लिए आज लोग उमड़ रहे हैं। और रही मोक्ष की बात, तो काशी में आते ही आदमी को मोक्ष मिल जाता है। भगवान शंकर की नगरी है, ये त्रिशूल पे स्थापित है। तो काशी की तो महिमा ही अनंत निराली है और काशी में आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजन अर्चन किया जा रहा है। बिल्कुल विकास, देश भर में महानवमी
रामनवमी पर्व की धूम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब देख लेते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में आज पहली बार जापान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित जगह के लिए चेतावनी भी जारी की। इसके अलावा उत्तरी जापान में ट्रेन संचालन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी तट से दागी है। वहीं जापान सरकार ने कहा है कि मिसाइल प्रशांत महासागर में गिरने से पहले जापान के क्षेत्र में ऊपर से गुजरी है, जिसे नष्ट करने के लिए किसी भी रक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। उत्तर कोरिया जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ज्यादातर इन मिसाइलों का निशाना जापान सागर होता है। जापान के प्रधानमंत्री ने मिसाइल दागने की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इससे हुए नुकसान की जांच करने को कहा है। और आपको बता दें कि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर है। तेहरान के शरीफ विश्वविद्यालय में कल शाम को छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद दर्जनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई घायल भी हो गए हैं। इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और सुरक्षा बलों ने उन पर पेंटबॉल और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। ईरान की राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार गिरफ्तार किए गए अधिकांश छात्रों को रिहा कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि शरीफ विश्वविद्यालय में केवल डॉक्टरेट छात्रों को अगली सूचना तक परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी। ईरान में बीते दिनों में सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई और दर्जनों लोगों के प्रदर्शन के दौरान मौत के बावजूद देश में विरोध प्रदर्शन तीव्र हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की रिपोर्टों पर गंभीर चिंता जताई है। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोग न्याय संगत और सार्वभौमिक सिद्धांतों का आह्वान कर रहे हैं। वहीं ईरान दशकों से अपने लोगों को मौलिक स्वतंत्रता से वंचित रख रहा है और हिंसा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को दबा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के सभी नागरिकों के साथ खड़ा है जो अपनी बहादुरी से दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल हिजाब का विरोध कर रही 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अब तक कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई के लिए ईरान के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। देश के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 15% वृद्धि हुई है। इस तरह भारत का निर्यात अप्रैल से सितंबर की अवधि में 2 खरब 29 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष देश ने सितंबर में 32 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निर्यात की उपलब्धि हासिल की। पिछले वर्ष इसी महीने में हुए निर्यात की तुलना में इसमें 3.52% की कमी आई। मंत्रालय ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में निर्यात में कमी देखी गई। इसका कारण यह है कि कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी है और उसके कारण मांग में कमी आई है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच गैर पेट्रोलियम तथा रत्न और जवाहरात से अलग अन्य सामानों का निर्यात 1 खरब 58 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए निर्यात की तुलना में इस बार इसमें 5.53% की वृद्धि हुई है। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत की। भारत
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम इस सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 16 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपना सम्मान बचाने की होगी। बांग्लादेश की सिलहट में खेले जा रहे महिला एशिया कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। इन दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। और अब बात कर लेते हैं एक खूबसूरत पहल की। एक सकारात्मक सोच समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एक सीख भी है कि करते वही हैं जो करना चाहते हैं, सिर्फ तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी लिख रही हैं दिल्ली पुलिस के एक होनहार कांस्टेबल थान सिंह। बाल मजदूरी के खिलाफ इन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और नतीजा ये हुआ कि बाल मजदूर और कचरा बीनने वाले बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। आमतौर पर जब दिल्ली पुलिस का जिक्र होता है तो उनकी एक सख्त मिजाज भरी तस्वीर सामने आती है, जो वो क्रिमिनल्स पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई बार उन्हें बड़े गिरोहों को पकड़ने के लिए हथियार भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने अनूठी पहल करते हुए समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा को अपना हथियार बनाया। दिल्ली के नॉर्थ जिले में तैनात हेड कांस्टेबल थान सिंह एक पाठशाला चलाते हैं। दिल्ली के दिल में बना लाल किला देश की विशेष धरोहर है, जहां लाखों पर्यटक आते हैं। इसी की सीमा से सटा है साईं बाबा का मंदिर, जहां चलती है थान सिंह की पाठशाला। इस छोटी सी पाठशाला में आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस पाठशाला की शुरुआत 2-3 बच्चों से हुई थी, जो आज 60 बच्चों तक पहुंच गई है। थान सिंह की पाठशाला इतनी प्रसिद्ध है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर डीसीपी नॉर्थ ने भी थान सिंह की इस पहल की जमकर सराहना की है। डीसीपी सागर सिंह कलसी भी थान सिंह की पाठशाला का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभा के धनी हैं और अगर इन्हें सही रास्ता मिल जाए तो वो बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। डीसीपी ने थान सिंह की इस मुहिम को बल देते हुए इन बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूल में करवा दिया, जिससे ये बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य संवार सकें। जब इन बच्चों के बीच हमारी टीम पहुंची तो मंदिर में चल रही इस ज्ञान की पाठशाला का माहौल दिल छू लेने वाला था। बच्चों ने अपने अंदाज में अंग्रेजी में कविताएं सुनाई, गाने गाए और नुक्कड़ नाटक पेश किए, जो इनकी प्रतिभा को मापने का एक सही पैमाना था। थान सिंह ने कहा कि वो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें गरीबी का अच्छे से एहसास है। थान सिंह ने बताया कि ये बच्चे खाली बोतलें बिना करते थे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि देश का भविष्य इस तरह भटक रहा हो। उन्होंने फैसला लिया कि वो इन बच्चों को सही राह दिखाएंगे और आज इनकी पहल के साथ कई संस्थाएं जुड़ रही हैं, जो उनकी मुहिम को तेजी से आगे लेकर जा रही हैं। इन बच्चों को क्यों ना एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि ये बच्चे पढ़ें, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में रहा हूँ, मुझे पता है शिक्षा की क्या कीमत है और शिक्षा की क्या वैल्यू है। माता सुंदरी देवी कॉलेज के बच्चे यहाँ फ्री में पढ़ाने आते हैं और उन्हें इन बच्चों में कुछ कर गुजरने की हसरत दिखाई देती है। वहीं ये बच्चे आगे चलकर आर्मी और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के इस जवान ने अपने साहसिक कदम से ये साबित कर दिया कि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे गरीब बच्चों को मुख्य धारा में लाना ही होगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। थान सिंह की पाठशाला पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। झुग्गी बस्ती से आए बच्चे थान सिंह की पाठशाला में पढ़ते हैं। ये बच्चे किसी अंधेरी गलियों में ना खो जाएं, इसलिए ये पाठशाला यहाँ रोज लगाई जाती है। ये बच्चे यहाँ पर ना केवल पढ़ते हैं बल्कि इनके भविष्य को यहाँ पर तराशने की एक मुहिम चलाई जा रही है। कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है तो कोई पुलिस अफसर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। कैमरा स्फूर्ति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात करते हैं सेहत की। अंडाशय का कैंसर महिलाओं में होने वाले आम कैंसर से
एक है अंडाशय के कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूकता जरूरी है। डिंब ग्रंथि के कैंसर के बारे में जानकारी के लिए आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी है। यदि अंडाशय में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगे तो इससे उनमें एक गांठ बन जाती है जो कि कैंसर युक्त हो सकती है। अंडाशय का कैंसर अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब्स में उत्पन्न हो सकता है। ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी के कैंसर, वजन कम हो रहा है या भूख कम लग रही है या पेट फूल रहा है या खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, थोड़े खट्टे डकार आ रहे हैं और ये चीज़ हमें आगे नहीं होती थी, अब होती है, तो ये भी एक लक्षण है। अगर हम मोशन पास करते हैं, जो हमारा रोज़ की क्रिया है, अगर उसमें कोई बदलाव है तो ये भी ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट में नीचे की तरफ थोड़ा दर्द होना, बार बार यूरिन पास करना या यूरिन कम आना, ये भी कुछ ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर अंडाशय के कैंसर में प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते। अधिकतर महिलाओं में इसकी पहचान तब हो पाती है जब कैंसर बढ़ जाता है और शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है। यदि अंडाशय के कैंसर की जल्द पहचान की जा सके तो इसका इलाज किया जा सकता है। हम जितनी बीमारी इसकी निकाल सकते हैं सर्जरी के दौरान, उतना ही चांस होता है कि आप ठीक हो जाएंगे और साथ में इसके कीमोथेरेपी देनी होती है। ये कैंसर हो भी जाए और छोटी आयु में हो जाए, जबकि अभी हम अपना परिवार स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें अभी शिशु चाहिए, तब भी हम कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम ओवरी के कुछ सेल, ओवम्स लेके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में जब इलाज पूरा हो जाए वो ही एम्ब्रियो हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इस तरीके से हमें शिशु हो सकता है। अंडाशय के कैंसर को ठीक करने के लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है। सही आयु पर गर्भधारण और शिशु को स्तनपान कराने से अंडाशय के कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मंगलवार से एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होने जा रहा है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि 4 से 7 अक्टूबर तक बादल और बरसात का मौसम रहेगा। राजधानी के साथ ही पूर्वी यूपी के अधिकतर जनपदों में सुबह से ही घने बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बादल और बारिश के आसार से तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बदलते मौसम में बुजुर्ग और बच्चों की तबीयत पर खास ध्यान भी रखना होगा। तो और अब देख लेते हैं देश भर में तापमान की क्या स्थिति रहेगी। तो ये थी मौसम की जानकारी और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले भी हम आपको कुछ दिखाएंगे। शैला आपको बताएंगे।
जी बिल्कुल, आपको छोड़ जाएंगे मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह की कुछ मधुर गीतों के साथ। आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो आप इन गीतों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, रोते छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल, राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल, राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC,